यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के कई सारे गांवों में गांव के जो लोग होते हैं वो भागवत कथा सुनने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। और आज की जो कहानी है ये यूपी से ही शुरू होती है, क्योंकि 22 और 23 तारीख को यानी जून 2025 को एक ऐसी घटना यूपी से ही इस कथावाचक के द्वारा आती है समाज में, जिसके वीडियोस इतने तेजी से वायरल होते हैं कि हर कोई इस वीडियो को देखकर प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर रहा था, चाहे वो बड़े से बड़े नेता हों या फिर छोटे से छोटे किसी भी तबके के लोग हों, सभी निंदा कर रहे थे इंसानियत की। घटना ही कुछ ऐसी थी कि यूपी के जो बाबा है, जिसे पाठक बाबा के नाम से जाना जाता है, जो एक कथावाचक है, भागवत कथा कराने के लिए उन्हें बुलाया जाता है। कई सारे गांवों में उन्होंने भागवत कथा करवाई है, काफ़ी अच्छे से कराई है, और जिसकी वजह से उनकी लोकप्रियता जो है वो बढ़ती चली जाती है। लेकिन एक दिन ऐसे ही भागवत कथा कराते हुए उन्हें एक आदमी मिलता है जो उनके भागवत कथा कराने के तरीके से बहुत प्रसन्न होता है, खुश होता है, और उस बाबा को अपने गांव बुलाने के लिए, जो इस पूरे समुदाय थे, जो पाठक बाबा के साथ में 4 से 5 उनके ग्रुप में जो लोग थे जो भागवत कराया करते थे, उनसे संपर्क साधता है और बताता है कि मेरे गांव में भी 21 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में भागवत कथा का आयोजन कराना है, और जिसके लिए मैं चाहता हूं कि पाठक बाबा जो हैं वही भागवत कराएं। जब ऐसी कुछ सूचना पाठक बाबा को मिलती है तो वो इस जो प्रयोजन होता है इसके लिए जाने को तैयार हो जाते हैं, और भागवत कथा उनका कराना काम ही था, इसलिए वो स्वीकृति भी दे देते हैं। तय समय पे जब वो उस गांव पहुंचते हैं तब भागवत कथा का पहला दिन तो अच्छे से जाता है, लेकिन शाम को ही कुछ ऐसी घटना घटती है कि जो भागवत कथा कराने गए बाबा जी होते हैं, पाठक बाबा जी, इनके साथ मार पिटाई की जाती है। इनकी जो चुटिया होती है उसे काट दिया जाता है। इनके साथ तमाम ऐसा दुर्व्यवहार होता है, जैसे कि इनसे नाक रगड़ के माफ़ी मंगवाना और तमाम ऐसी चीज़ें जो वीडियो में इंसानियत को शर्मसार करती भी दिखाई दे रही है। ऐसी कुछ वीडियोस वहां पे लोग बनाने लगते हैं गांव के, और वो वीडियो जब वायरल होती है 22 जून को, तो देश प्रदेश से लेकर तमाम न्यूज चैनल की सुर्खियों में ये लहर दौड़ जाती है कि ऐसी कुछ घटना उत्तर प्रदेश से सामने आई है। और कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। कहानी की शुरुआत होती है 21 जून 2025 से। उत्तर प्रदेश का इटावा जिला होता है, जहां का बीकेपुर नाम का एक जगह है, जहां पे दादरपुर नाम का एक गांव लगता है, जहां के रहने वाले होते हैं पप्पू महाराज। ये जो पप्पू महाराज होते हैं, इनसे संपर्क साधा जाता है पाठक बाबा जो कथावाचक हैं, इनसे कथा कराने के लिए, और सीधे जो इस समुदाय के मुखिया होते हैं जिनका नाम है मुकुटमणि शास्त्री, और ये जो रहने वाले हैं वैसे तो कानपुर के हैं, लेकिन इनका जो अभी निवास स्थान है वो है इटावा का ही सिविल लाइन, जवाहरपुरा राजा का बाग, इसके नियर बाय ही कहीं पे इनका रेसिडेंस पड़ता है, जहाँ पे वो अभी रह रहे हैं। वहाँ के निवास स्थान पे पप्पू महाराज जो होते हैं वो जा करके सीधे मुकुटमणि शास्त्री से कहते हैं कि मुझे पाठक बाबा से कथा करवानी है। सत्यनारायण भगवान की ये जो कथा है 21 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच की रखी गई है, और इसके लिए जा करके सीधे ये जो मेन होते हैं समुदाय के लीडर, एक तरह तरीके से समझा जा सकता है कि ये संचालक होते हैं, और इन्हें जा करके जब ये खबर पहुंचाई जाती है पप्पू महाराज के द्वारा, तो फिर ये पाठक बाबा से सहमति लेकर के और दिन और समय निर्धारित कर लेते हैं। इन्हें जाना था दादरपुर, जो कि बांकेपुर के पास है, ये भी इटावा में ही पड़ता है, और दादरपुर में जा करके बांकेपुर में इन्हें जो है कथा करनी थी सत्यनारायण भगवान की। अब यहाँ पे 21 तारीख को ये जो पूरा एक
टोली होता है जो कथा करवाते हैं सत्यनारायण भगवान की, इसमें कुछ और अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें कि श्याम कटारिया होता है जो कि ढोलक बजाने का काम करता है। इसके अलावा सतराम सिंह यादव होते हैं जो कथा में सहयोग करते हैं। साथ ही और जो पाठक बाबा होते हैं वो भी होते हैं, और साथ में मुकुटमणि शास्त्री भी होते हैं। और ये सभी की जो टीम होती है वो 21 जून 2025 को रवाना हो जाती है दादरपुर के उस गांव में जहां पे उन्हें कथा करानी थी। ये सभी टीम जाने के बाद 21 तारीख को तय समय पे अपनी भागवत कथा को शुरू करते हैं। जब भागवत कथा शुरू होती है तब उस समय तमाम गांव के लोग जो होते हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। कहा जाता है कि ये जो दादरपुर गांव है यहाँ पे 103 ऐसे घर हैं जो ब्राह्मणों के हैं, और तमाम अन्य समुदाय के लोग भी भागवत की कथा सुनने के लिए इस पंडाल में, जो भव्य पंडाल आयोजन में आयोजित किया गया था, वहाँ पे मौजूद थे। 21 तारीख को जब भागवत कथा जो है वो शाम तक संपन्न हो जाती है, उसके बाद खाने पीने का कार्यक्रम रखा जाता है। जो ये टीम होती है भागवत कथा कराने की, उनके लिए भी खाना का व्यवस्था किया जाता है। लेकिन इसमें से ही कुछ ऐसे लोग जो सामान्य रूप से इसी गांव में रहने वाले हैं, उनके द्वारा ये शक संदेह जताया जाता है कि जो पाठक बाबा हैं वो शायद किसी भी ब्राह्मण समुदाय से संबंध नहीं रखते हैं, और जिसकी वजह से जब ये कुछ लोग, चंद लोग जब ऐसी आवाज़ उठाते हैं तब ये खबर पहुंच जाती है सीधे जो इस आयोजन के संचालक थे, जो कि पप्पू बाबा यानी पप्पू महाराज के नाम से जाने जाते हैं, उन तक ये खबर पहुंचती है, बात पहुंचती है। उसके बाद उनके पास 2-3 लोग होते हैं जो कि साथ में उन्हें लेकर के चले जाते हैं सीधे जो पाठक बाबा थे उनके पास, इस बात की तस्दीक करने कि क्या वो ब्राह्मण है या फिर नहीं है। जब वो उनके पास जाते हैं तब उनके सहयोगियों से पूछा जाता है कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, आप किस जाति से आते हैं। तब जो सहयोगी होते हैं वो थोड़ा सा घबराते हैं, संकोच करते हैं, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यहाँ पे जिस काम के लिए आए हैं उस काम से रिलेटेड बात ना करते हुए ऐसी दूसरी तरह की बात क्यों की जा रही है, जो सुनने में ही बहुत अजीब लग रही है। अब जो अन्य सदस्य होते हैं इस समुदाय के वो थोड़े से हिचकते हैं बताने में, लेकिन जो पाठक बाबा होते हैं वो सीधे कहते हैं कि हम यादव समाज से बिलोंग करते हैं, यादव समाज से हैं, और हम कथा कराने का काम कई सालों से कर रहे हैं। लेकिन पुराने टाइम में यानी कुछ साल पहले जो काम था कोविड के टाइम पे, वो इनका टीचिंग प्रोफेशन था, यानी ये पढ़ाने का काम करते थे। शायद इनकी कोई छोटी सी विद्यालय भी हुआ करती थी, जो बंद होने के बाद इन्होंने कथावाचक बनने का निर्णय लिया और उसके बाद ये भागवत कराना शुरू करते। पाठक बाबा जो थे गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, माहौल समझते हुए सारी बातें सच सच बता देते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे लड़के थे जो काफ़ी ज़्यादा कम एज के थे और जो उपद्रवी थे, वो सीधे आते हैं और अब सीधे कमान जो होती है सारी पूछताछ की या फिर जितनी भी चीज़ों की, वो सीधे अपने हाथ में लेते हुए काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होना शुरू कर देते हैं। यानी झगड़ा लड़ाई के तौर पे वो बहस करना शुरू कर देते हैं, और इसी लिहाज से उनके पक्ष में भी लड़कों के कुछ और लड़के वहाँ पे जमावड़ा बना लेते हैं। और इसके बाद सीधे वो जो 3 से 4 लोग थे, जिसमें कि पाठक बाबा होते हैं, इनका सहयोगी श्याम कटारिया होता है जो कि ढोलक बजाता है, जो कि शायद कहा जा रहा है कि वो ठीक से देख भी नहीं पाता है। इसके अलावा सतराम सिंह यादव होते हैं। इन सभी को के साथ जो है मार पिटाई करने की कोशिश की जाती है, इनको मारा पीटा जाता है। इसके बाद कुछ गांव के लोग ये भी कहने लग जाते हैं कि जो ये पाठक बाबा इनकी चुटिया है, शायद इस वजह से सभी को भ्रमित करके ये कथा करवाते हैं, और उनकी चोटी भी काट दी जाती है। उनके साथ गलत व्यवहार करने पे ये सारे उपद्रवी जो होते हैं वो आमादा हो जाते हैं। एक इनमें से ऐसी महिला यजमान होती है जिनके पैर पे नाक रगड़वा के माफ़ी मांगने तक को इनको विवश कर दिया जाता है। इसके साथ ही जो ढोलक बजाने वाला ढोलकिया था उसके ढोलक को तोड़ दिया जाता है, और भी कई सारे ऐसे घिनौने काम किए जाते हैं जो कि बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ होते हैं। और इन्हीं में से गांव के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये सारी घटना को अपने मोबाइल में
कैप्चर कर रहे थे, इन सभी चीज़ों की मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं। जब मार पिटाई बहुत ज़्यादा होने लगती है तो गांव के कुछ ऐसे सदस्य जो बड़े बुजुर्ग थे वो अब आगे आते हैं, इस झगड़े को शांत कराने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद जब ये सारे ही लड़के, जिनमें से कुल 4 लड़के बताए जा रहे हैं जो सबसे आगे थे इस उपद्रव को बढ़ावा देने में, जिनमें कि सबसे ज़्यादा आगे था 21 साल का आशीष नाम का लड़का। इसके बाद उसका जो साथी उत्तम नाम का लड़का है वो 19 साल का है। इसके अलावा प्रथम मन्नू नाम का एक लड़का है जो कि 24 साल का है, और निक नाम का लड़का है जो कि 30 साल का है। इन सभी के ऊपर FIR दर्ज कराई जाती है, लेकिन मामला ठंडा तब होता है जब सभी के सहमति से इन सभी लोगों पे, जो कि कथावाचक थे, उन पे एक जुर्माना लगाया जाता है जो कि 25,000 रुपए का होता है। और साथ ही उनके हाथ में जो 4 सोने की अंगूठी होती है वो भी जब्त कर ली जाती है। लेकिन कहा जा रहा है कि इनमें से 3 अंगूठी उन्हें वापस कर दी गई है, लेकिन एक अंगूठी का अभी भी कोई हिसाब किताब नहीं है, जो कि अभी भी गायब है। जब ये वीडियो 22 तारीख को सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हो जाते हैं, जो यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा बना लिया गया था, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर व्हाट्सएप हो, सभी जगह इस वीडियो को भेजा जाने लगता है। तब वरिष्ठ नेताओं तक भी ये सूचना, ये खबर पहुँचती है और फिर उसके बाद ये चर्चा का विषय बन जाता है। तमाम ऐसे समुदाय के लोग जो यादव समाज से बिलोंग करते हैं, यादव समाज से आते हैं, उन सभी के बयान आते हैं, जिसमें कई सारे भाजपा के नेता भी हैं, कई सारे समाज पार्टी के यादव समुदाय के नेता भी हैं। जब ये बात पुलिस अधिकारियों तक भी पहुंचती है, जब बड़े बड़े अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचता है, कुछ नेताओं के बयान पहुंचते हैं, तब पुलिस पे प्रेशर बनता है और उसके बाद जाकर के पुलिस ये पूरा मामला अपने संज्ञान में लेती है। कुल 4 आरोपियों पे, जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए हैं, जिसमें निकी, उत्तम और प्रथम, इसके अलावा जो आशीष है, उन सभी पे FIR दर्ज करवाई जाती है। इनको हिरासत में लिया जाता है। जो महिला थी जिनके पास इन्हें ले जाकर के पाठक, जो कथावाचक होते हैं, उनसे माफ़ी मंगवाई जाती है, नाक रगड़ने पे विवश किया जाता है, उस महिला का भी बयान जो है वो ले लिया गया है पुलिस के द्वारा। और SSP का कहना है उत्तर प्रदेश के कि ये सारा जो मामला है उसको गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए इस सभी मामले की पूरी तह तक की तहकीकात जो है वो की जा रही है, और जो भी गुनहगार है इस सभी साजिशों में, या फिर ये जिस तरह से इस घटना को अंजाम तक पहुंचाया गया वो सच में काफ़ी निंदनीय है। इन सभी आरोपियों की शिनाख्त की जा रही है, ढूंढा जा रहा है, उन्हें पकड़ा जाएगा और जितना हो सके कड़ी से कड़ी इनको दंड तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हो रही थी, इनमें से कई सारे लोगों के मन में ये भी सवाल था कि वहाँ पे क्या किसी के दिल में, मन में इंसानियत नहीं थी? जब दुनिया इतनी आगे पहुँच रही है, जहाँ पे जात पात करने पे आमादा कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो कि पूरे समाज को दूषित कर देते हैं, कलंकित कर देते हैं। लेकिन सोचने की बात ये है कि किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी जात पात को बढ़ावा देने से अच्छा है कि हर इंसान में इंसानियत जिंदा रहे और सबसे पहले इंसानियत के लिहाज से निर्णय लिया जाए। इस पूरे मामले को काफ़ी सावधानी से, समझदारी से सुलझाया जा सकता था, बिना मार पिटाई किसी के किए हुए। उन्हें काफ़ी धैर्य रूप से विदा कर दिया जाता तो ये पूरा मामला इतना ज़्यादा गंभीर नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना कि किसी में धैर्य नहीं है, इंसानियत नहीं है, इंसानियत शायद मरती चली जा रही है। आज के दुनिया में ये ऐसी ही कहानियाँ जो है इन चीज़ों को साबित भी करती हैं। तो आज की जो कहानी थी यहीं तक थी। इस कहानी का सुनाने का मकसद किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था या दुख पहुंचाना नहीं था। मैं कहानी बस इसी मकसद से आप सभी को सुनाती हूँ। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। मेरा नाम पूजा है। यदि आप ऐसे ही रियल स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी। धन्यवाद।